अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस हिंदी की कक्षा में जैसे हमने आपको पहली कक्षाओं में बताया था कि एक नए पाठ और नई कहानी के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो आज की इस कक्षा में हम अपने पाठ्य पुस्तक के एक नए पाठ को पढ़ने वाले हैं। उस नए पाठ और नई कहानी का नाम है सजा। तो बच्चों, जब आप ये शब्द सुनते हैं सजा, तो आपको क्या समझ में आता है? बिल्कुल, सजा का मतलब होता है पनिशमेंट या फिर दंड। कब मिलती है ये सजा हमें? जब हम कोई गलत काम करते हैं या फिर कोई दंडनीय अपराध करते हैं या फिर ऐसा काम जो किसी ने कहा है कि ना किया जाए और फिर भी हम उसे करते हैं, तब हमें क्या मिलती है? सजा। तो बच्चों, गलत चीज करने के बाद ही सजा मिलती है। तो क्या हम इस सजा से हमें नाराज होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपको सजा तब मिलती है जब आप वो चीज कर रहे होते हैं जो आपको नहीं करने के लिए कही जाती है। यानी कि इस हिसाब से आपने इस चीज को खुद न्योता दिया है या खुद कमाया है। जब आप वो काम जानबूझकर करेंगे जो नहीं करना चाहिए, तभी आपको सजा मिलेगी। यानी कि वो खुद आपने अपने लिए की है। तो ऐसी चीज जो आपने खुद मांगी हो, उस चीज के लिए हमें नाराज तो नहीं होना चाहिए। परंतु अगर ऐसी कोई चीज हमसे हो जाती है जो हमें नहीं करनी चाहिए और हमें सजा मिलती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे बोध लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि इस चीज को हम दोबारा से नहीं दोहराएंगे और हमें सजा को एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखना चाहिए, एक सकारात्मकता के साथ देखना चाहिए और हमें उसके बाद से उस चीज को नहीं दोहराना चाहिए जिस चीज से हमें फिर एक बार सजा मिले। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि हमारी इस कहानी में किस सजा की बात की जा रही है। तो आइए हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम हमारे पाठ को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के लिए आप सभी के पास आपकी किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी किताब निकालनी है और पृष्ठ क्रमांक 20 ओपन करना है, यानी कि पेज नंबर 20, और यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तिका में तीसरे क्रमांक पर है। तो आइए बच्चों, हम हमारे पाठ को पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत दिनों बाद गांव लौटना कितना सुखद होता है, यह बात वे ही जानते हैं जिन्होंने अपने बचपन को बहुत चाहा हो। बच्चों, लेखक यहाँ पे अपने गांव को लौटने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं यह बात वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बचपन को, अपने गांव को चाहा हो और बहुत अच्छा समय अपने गांव में व्यतीत किया हो। मेरे लिए मेरे बचपन के मायने हैं हरी भरी घास में महकते मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी जो धीमी से धीमी आवाज़ में झनकृत हो उठे। और यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरा जो बचपन था, उस बचपन का मतलब मेरे लिए यह है, मायने यह है कि हरी भरी घास में महकते मैदान। अब यहाँ पे उस गांव का जो लेखक का बचपन में था, उसका वर्णन जो वो गांव के बारे में सोचने के बाद उनके सामने आता है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो क्या आता है उनके आंखों के सामने जब गांव की बात करते हैं या सोचते हैं? हरी भरी घास में महकते मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी। जैसे कि आपको पता है कि गांव में इतना शोर शराबा नहीं होता है, गांव में खामोशी होती है और घास के फैले हुए मैदान में बहुत ही खामोशी सी होती है जो धीमी से धीमी आवाज़ में झनकृत हो उठे। झनकृत का मतलब क्या है? झनकार करने वाला, रिसाउंडिंग इंग्लिश में हम उसको कहते हैं। धीमी से धीमी हलचल पर आवाज़ सुनाई देना। पीपल के सघन झुरमुटों के बीच से, सघन मतलब बहुत ही घना, झुरमुट होते हैं पत्ते और डालियाँ, उसके बीच से एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी के गीत। कितना खूबसूरत वर्णन लिखा है। गांव के बारे में जब लेखक सोचते हैं तो उनको यह सब उनकी आंखों के सामने दिखाई देता है और उनके बचपन के मायने इस तरीके से यहाँ पे बताए गए हैं। बहुत वर्षों के बाद मैं गांव लौटा था। यहाँ पे लेखक अपने गांव को लौटने की बात कर रहे हैं। गांव में बहुत कुछ बदल गया था, पर समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र
बच्चों यहाँ पे विस्तृत को आप अंडरलाइन करेंगे। विस्तृत क्षेत्र का मतलब होता है एक्सटेंसिव एरिया, फैला हुआ एरिया या फिर जो बहुत बड़ा है। अभी वैसा का वैसा ही था। समुद्र तट का मतलब क्या होता है? बीच, समंदर के तट की यहाँ पे बात की जा रही है। वह क्षेत्र वैसा का वैसा ही था। समुद्र तट पर आकर मैं खड़ा हुआ कि मुझे गणित वाले मास्टर जी याद आ गए। अब लेखक जब बहुत दिनों बाद अपने गांव में वापस आ गए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। बाकी सारी चीज़ें, बहुत कुछ बदल गया था, पर जो समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र था वो बिल्कुल वैसा के वैसा ही था। और समुद्र तट पर जब वो आए तो उनको अपने गणित वाले मास्टर जी की याद आ गई। वे यही रहते थे। क्यों उनकी याद आ गई? क्योंकि उनका घर यहीं पर था। हरी सुंदर बाड़ लगा आंगन और छोटा सा मकान। अब यहाँ पे मास्टर जी के मकान का, घर का वर्णन किया गया है। हरी सुंदर बाड़ लगा आंगन। बाड़ लगा आंगन मतलब हरी पत्तियों से या फिर हरी झाड़ियाँ आसपास लगी थी उनके घर के, और छोटा सा मकान था। उन दिनों हम लोग शिक्षकों से बहुत डरते थे। जब लेखक स्कूल में थे या फिर पाठशाला में थे तो उन दिनों क्या होता था? शिक्षकों से बच्चे बहुत डरते थे, पर कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे। तो लेखक क्या करते थे? कभी कभी अपने शिक्षकों का मजाक भी उड़ाते थे। हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, बच्चों यहाँ जो प्रविष्ट है उसका अर्थ है टू एंटर या फिर प्रवेश करना या फिर मिल जाना। उसी तरह जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा। बच्चों यहाँ लेखक जो है अपने बारे में बात कर रहे हैं कि जब वे थोड़े बड़े हो रहे थे तो जैसे साफ हवा में प्रदूषण की एक लहर जब आती है, जब एक प्रदूषण की धारा प्रविष्ट होती है, मिल जाती है, तो पूरे वातावरण को प्रदूषित करती है। उसी तरीके से उनके अंदर भी एक प्रदूषण का समावेश होने लगा था। आइए देखते कौन से प्रदूषण की बात कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने स्कूल भवन निर्माण के लिए बहुत सा धन दान दिया था। वे प्रबंधकारिणी समिति में थे और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। बच्चों, भवन निर्माण मतलब बिल्डिंग डेवलपमेंट, और उनके जो पिताजी थे वो एक बहुत बड़े वकील थे, तो उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग या फिर भवन के निर्माण के लिए पैसे दिए थे। और वे प्रबंधकारिणी समिति में थे मतलब मैनेजमेंट कमेटी में थे स्कूल के, और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा यानी कि उनकी बहुत इज्जत भी थी। इस बात का मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझसे एक बार पूछा, तुम्हारे मास्टर तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो है? कोई तुम्हें तंग करे तो बताना, सीधा कर दूंगा उसे। यह बात का पता कि उनके पिताजी मैनेजमेंट कमेटी में हैं कब पता चला लेखक को? जब एक बार उन्होंने लेखक से पूछा कि तुम्हारे मास्टर जी तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो है? कोई तुम्हें तंग करे तो बताना, सीधा कर दूंगा उसे। पहले तो मैं स्तंभित रह गया कि नाटे कद के दुबले पतले मेरे पिताजी हमारे ताकतवर हट्टे कट्टे मास्टर जी को कैसे सीधा कर सकेंगे। अब यहाँ लेखक के पिताजी के कदकाठी के बारे में बताया गया है कि वह बिल्कुल दुबले पतले और नाटे कद के थे। तो लेखक यह सोच रहे थे कि हमारे पिताजी तो दुबले पतले हैं और मास्टर जी इतने हट्टे कट्टे, तो वह उनको कैसे सीधा कर सकेंगे। बाद में मैं समझा कि वह पैसों और प्रतिष्ठा की ताकत थी जिसने उन्हें यह कहने की शक्ति दी थी। बाद में जब उन्हें यह बात ज्ञात हुई कि पिताजी ने बहुत सारा धन स्कूल या फिर पाठशाला के भवन के निर्माण के लिए दिया है और वो मैनेजमेंट कमेटी में भी है, तो उनको पता चला कि वो जो ताकत, उनके शक्ति जो थी उनके बात में, वह कदकाठी की नहीं थी बल्कि पैसे और प्रतिष्ठा की थी। उन्हीं दिनों मैंने एक अपराध किया। अपराध तो उसे आज कह रहा हो, उन दिनों तो वह एक पराक्रम था। अब लेखक यहाँ अपने स्कूल के दिनों की बात कर रहे हैं, अपने पाठशाला के दिनों की, जब उन्होंने कोई अपराध किया था। तो वह कह रहे हैं कि अभी मैं उसे
अपराध कह रहा हूँ, पर उन दिनों जब उन्होंने ये किया था तब उसे एक पराक्रम माना जाता था। गणित की परीक्षा थी। अब देखते हैं कि क्या अपराध किया था लेखक ने। गणित की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले के दिनों में मैंने बहुत मौज मस्ती की थी, बहुत सैर सपाटे किए थे। मेरे दोस्त भी मेरी तरह थे, पर उन लोगों ने अंतिम दिनों में परीक्षा की तैयारी कर ली थी। अकेला मैं ही रह गया था, बिना कोई तैयारी किए। परीक्षा में मुझे कुछ भी नहीं आया। आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी मुझसे पहला सवाल हल नहीं हुआ था। मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा। फेल होना बहुत बड़ी बेइज्जती थी। अब यहाँ क्या चल रहा है, लेखक के परीक्षा के दिनों की बात चल रही है कि जब उनकी गणित की परीक्षा थी और परीक्षा से पहले जैसे छात्र पढ़ते नहीं हैं उसी तरीके से इन्होंने भी बहुत सारी मौज मस्तियाँ कर ली थी, पर पढ़ाई नहीं की थी। और उनके दोस्त भी ऐसे ही थे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर वे सब घूमा करते थे। पर दोस्तों ने क्या किया कि अंतिम दिनों में परीक्षा की तैयारी कर ली। अकेला लेखक ही ऐसा रह गया जिन्होंने परीक्षा की कोई भी तैयारी नहीं की थी। और जिस दिन परीक्षा होने वाली थी उस दिन उस परीक्षा में उनको आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी पहला सवाल भी वह हल नहीं कर पाए थे। तो वो अब अंदर ही अंदर वह डरने लगे, क्योंकि फेल हो जाना बहुत बड़ी बेइज्जती थी। मैंने एक चिट लिख कर पास वाले लड़के के पास खिसका दी। अब जब इन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं की थी और इनको फेल होने से भी डर लग रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं कुछ ऐसी कोशिश करूं जिससे मैं अपना परीक्षा का पेपर लिख पाऊँ। मैंने एक चिट लिखकर पास वाले लड़के के पास खिसका दी। क्या लिखा था अब उस पर्ची में? मुझे सवाल नहीं आता, अपनी नकल कर लेने दो। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको परीक्षा में कोई भी चीज़ नहीं आती है या अगर आप पहले मेहनत करके उस चीज़ को नहीं पढ़ते हो और परीक्षा में आप सवाल हल नहीं कर पाते हो, तो आपको कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा जो होती है आपके अंदर की गुणवत्ता को नापने के लिए होती है। और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे कितना समझ आया और मैं कितने सवालों को हल कर सकता हूँ खुद से, तो आप उसके आगे भी कोशिश नहीं कर सकते। अगर किसी और से आप जवाब जानते हो पहले, तो ये बहुत गलत है। बिल्कुल हम कोई भी ऐसे नहीं करेंगे। और अगर जानते भी हो तो आपको अपनी गुणवत्ता के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। आप अपने आप को बिल्कुल नहीं नाप सकते कि मैं कितना जानकार हूँ और कितना ज्ञान अभी मुझे है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। परंतु यह अपराध लेखक ने किया कि किसी और से मदद मांगी परीक्षा में। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। मास्टर जी की निगाह बचाकर उसने अपनी कॉपी इस तरह से रख दी कि मैं सब कुछ देख सकूं। अब वह जो मित्र था उसने क्या किया, यह लेखक की मदद की और ऐसी अपनी कॉपी रख दी कि लेखक सब कुछ देख सके। मैं तेजी से नकल करने लगा। तभी अचानक मेरी गर्दन पर किसी का हाथ पड़ा। यह गणित वाले मास्टर जी का हाथ था। अब जब जल्दी जल्दी या फिर बहुत तेजी से लेखक नकल करने लगे उन सवालों के जवाबों की, तो उन्हें लगा उन्हें कोई देख नहीं रहा है। पर क्या हुआ, अचानक उनकी गर्दन पर किसी का हाथ पड़ा। यह गणित वाले मास्टर जी का हाथ था। क्या कर रहे हो? उन्होंने तेज स्वर में पूछा। मैं कांपने लगा। उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा, उसकी कॉपी ली और मेरी भी। दोनों का मिलान किया। यह सब इतनी फुर्ती से, इतनी खामोशी से किया गया कि कक्षा के दूसरे लड़कों का ध्यान भी नहीं गया। मैं शर्म और तिरस्कार से जैसे ज़मीन में गड़ गया। बच्चों, अब जब आपको पता है कि अगर कोई नकल करता है तो बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी उन सवालों के हल को लिखता है, तब किसी की तरफ ध्यान नहीं जाता और अचानक से लेखक पकड़े जा चुके थे और मास्टर जी ने उनको नकल करते वक्त पकड़ा था और उन्होंने उस लड़के की ओर भी देखा जिसकी कॉपी से लेखक नकल कर रहे थे। उन्होंने दोनों की कॉपियाँ ली और दोनों का मिलान किया, मतलब दोनों को मिलाकर देखा कि एक दूसरे के
जवाब यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिखे हुए हैं। और उन्होंने क्या किया, ये सब जब करते वक्त इतनी तेज़ी से ये सब हुआ कि किसी और लड़के का उनकी तरफ ध्यान भी नहीं गया। और जब लेखक पकड़े गए, आपको पता है गलत चीज़ करनी ही नहीं चाहिए, पर अगर पकड़े गए तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उसी तरीके से लेखक को भी बहुत ही शर्म और तिरस्कार से वह ज़मीन में गड़ गए, यानी कि बहुत ही शर्म उनको महसूस हुई। तिरस्कार का मतलब अपमान, इंसल्ट। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बाहर चलो, उन्होंने मेरे कान में धीमी पर कड़क आवाज़ में कहा। अब यहाँ मास्टर जी चाहते तो ज़ोर से चिल्ला के भी उन दोनों को सब कक्षा के सामने डांट सकते थे, जो उन्होंने किया उस वजह से। पर यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाने जैसे चीज़ें सारी हुई और कान में मास्टर जी ने धीमी पर सख्त आवाज़ में कहा कि बाहर चलो। डर के मारे कांपता हुआ मैं उठा और उनके पीछे पीछे बाहर चला आया। अब धीरे से मास्टर जी बाहर की ओर चलने लगे और डर से कांपता हुआ लेखक भी उनके पीछे चलने लगा। कक्षा के बाहर कोई मुझे देख न ले, इस तरह वे मुझे ले गए और एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, नकल करते हो। अब मास्टर जी ने सबके सामने लेखक को बिल्कुल नहीं डांटा, वह उनको बाहर ले गए और ऐसी जगह पर खड़ा किया जहाँ पे कोई भी उन्हें देख न पाए। और उन्होंने क्या किया, उनको एक ज़ोरदार तमाचा मारा, क्योंकि वो गलती और अपराध कर चुके थे। और उनको बोला कि नकल करते हो। रोते रोते मैंने कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और रोते रोते लेखक ने मास्टर जी को क्या कहा कि मुझसे गलती हो गई और इसके आगे मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। मास्टर जी ने लेखक की बात मान ली और उन्होंने लेखक को अंदर भेज दिया। मैं समझ गया कि दूसरे लड़कों के सामने वे मुझे बेइज्जत करना नहीं चाहते थे। इस तरीके से सज़ा देने के बाद लेखक की इज्जत भी बाकी बच्चों के सामने बच गई और जो सज़ा उनको मिलनी थी और जो सबक उनको मिलना था वो उनको मिल भी गया। तो लेखक यह पहचान गए थे कि मास्टर जी को मुझे सारे बच्चों के सामने, दूसरों बच्चों के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर जाके यह बात पूछी और सज़ा दी। मन ही मन मैंने कृतज्ञता अनुभव की। मन ही मन में उनको क्या लगा, थैंकफुलनेस या फिर उनको कृतज्ञता अनुभव की कि शुक्र है कि मुझे सबके सामने यह मार नहीं पड़ी। और फिर से मैंने शेष सवालों को पढ़ा। फिर से क्या किया, लेखक वापस आ गए अपनी जगह पर और शेष मतलब बाकी रहे हुए सवालों को उन्होंने पढ़ा। गणित के सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य है, खुशनसीबी है। सौभाग्य से वो मुझसे हल हो गए और इतने लकी थे लेखक कि उसके बाद के जो सवाल उन्होंने पढ़े तो वो उनको लकीली उनसे हल हो गए। पर मेरा मन दिन भर कुढ़ता रहा। पर लेखक का जो मन था वो दिन भर कुढ़ता अपने आप में ही खाता रहा, जलता रहा। पता नहीं यह मेरे गुनाह की वजह से था या अथवा मुझे दी गई सज़ा के कारण, पर दिन भर उनको कोई चीज़ के बारे में बुरा लगता रहा, पर वह ये पता नहीं कर पा रहे थे कि यह उनके गुनाह की वजह से था कि उनको जो सज़ा दी गई थी उसकी वजह से। लेकिन उस रात पिताजी ने मुझसे पूछा, क्यों, आज गणित का पेपर कैसे हुआ? पिताजी ने उस रात लेखक से उनके परीक्षा के बारे में पूछा कि क्यों आज गणित का पेपर तुम्हारा कैसे हुआ। उस समय न जाने किस बल पर, किन संस्कारों और प्रभावों से दबकर मैं बोल गया। सवाल तो सभी आते थे मुझे, पर मास्टर जी ने अकारण मुझे कक्षा में परेशान किया, इसलिए मैं उलझन में पड़ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जब पिताजी ने उनके गणित के परीक्षा के बारे में पूछा तो लेखक ने यह नहीं कहा कि वो अच्छा था या फिर ऐसा हुआ, बल्कि लेखक ने सच छुपा कर झूठ का साथ दिया और पिताजी से क्या कहा, झूठ कहा कि पेपर तो बिल्कुल अच्छा था, पर क्या हुआ कि मुझे मास्टर जी ने अकारण मतलब बिना वजह कक्षा में परेशान किया। देखो कितना बड़ा झूठ, इसीलिए मैं उलझन में पड़ गया, इसीलिए
मैं उलझन में पड़ गया, वरना मुझे सारे सवाल आते थे। पिताजी मेरी ओर ताकने लगे। पिताजी लेखक की ओर देखने लगे। अच्छा, किसने परेशान किया, कैसे किया? आपको तो पता है, उनके पिताजी वहाँ पे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मैनेजमेंट कमेटी में थे। तो लेखक को पता था अगर हम पिताजी से शिकायत करेंगे तो पिताजी बिल्कुल कोई एक्शन लेंगे, पर यह शिकायत करना ज़रूरी नहीं था क्योंकि पूरी की पूरी गलती लेखक की ही थी। उल्टा शिक्षक ने क्या किया था, उनके अध्यापक मास्टर जी ने उनकी सबके सामने डांट कर बेइज्जती नहीं की, बल्कि उनको बाहर ले जाकर उनके गुनाह की सज़ा देकर फिर से उनको परीक्षा देने की अनुमति दी थी। तो झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में नहीं थी। अब क्या हो गया था, गलती से ही या पता नहीं किस वजह से, या फिर मास्टर जी को सज़ा देने के लिए, या फिर अपनी की हुई गलती को शायद वो पचा न सके, इसलिए उन्होंने एक झूठ तो कह ही दिया था, पर अब लगाम उनके हाथ में नहीं थी। पिताजी के सामने उन्होंने मास्टर जी की गलत कंप्लेंट कर ही दी थी, तो अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उनको आगे चीज़ें, एक झूठ बोलने के बाद बच्चों आपको सारे झूठ बनाकर बोलने पड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि आप पहले से सच का साथ दें। जब इंसान सच बोलता है तो उसको कोई भी चीज़ याद करने की या बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु अगर आप एक झूठ बोलोगे तो उसको छिपाने के लिए आपको दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, और वो चलता ही जाता है। अब वो सिलसिला फिर ख़त्म नहीं होता। तो अब उन्होंने झूठ के रास्ते पे घोड़ा दौड़ा दिया था। अब उनकी लगाम लेखक के हाथ में नहीं थी। अब उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही था मास्टर जी के बारे में। मैं बोला, ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचा मारा। अब जब पिताजी ने पूछा तो किस तरीके से उन्होंने तुम्हें परेशान किया, तो क्या झूठ बोला लेखक ने कि ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे उन्होंने क्या किया, तमाचा मारा। देखिए कितनी गलत बात है। पिताजी ने आश्चर्य के साथ पूछा। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, बिना बात मारा? क्या बिल्कुल कोई वजह के बगैर तुम्हें वहाँ मार पड़ी? मैं निनाद धृष्ट बन गया। लेखक बिल्कुल झूठ के साथ अड़ गए थे। इतनी धृष्टता से या फिर इतनी दृढ़ता से उन्होंने झूठ बोला कि हाँ बिल्कुल बेबात मारा। बोले, तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया। देखिए कितना बड़ा झूठ यहाँ पे लेखक ने अपने मास्टर जी के लिए बोला, जिन्होंने उनकी पूरी क्लास के सामने इज्जत बचाई थी, कि बोला कि हाँ तुम्हारे पिताजी ने भवन निर्माण के लिए पैसे दिए हैं तो क्या बहुत उपकार नहीं किया। पिताजी का चेहरा तमतमा उठा। तमतमा उठना मतलब गुस्से से लाल होना। बोले, अच्छा ऐसा कहा उसने? तो कुछ देर तक वे सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है जा सो जा। अब पिताजी बहुत गुस्से में आए यह सुनकर कि मास्टर जी ने ऐसा कहा तुम्हें, पर असल में मास्टर जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। यह सब गड़ी गड़ाई कहानी लेखक के मन की थी। तो पिताजी ने कहा, अच्छा तुम अभी जाओ, सो जाओ, और लेखक वहाँ से चले गए। मेरे मुंह से मिथ्या शब्द अंगारे की तरह निकल रहे थे। यदि मेरे पिताजी ने प्रतिष्ठा को कुछ कम और सत्य को कुछ अधिक स्थान दिया होता तो उन अंगारों से मैं झुलस जाता और उस प्रदूषण से अवश्य बच गया होता। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि लेखक के मुंह से जो मिथ्या शब्द, जो झूठे शब्द हैं, अंगारों की तरह निकल रहे थे। पर अगर यदि पिताजी ने उस प्रतिष्ठा को, जो गुस्सा उन्हें आया, जो चीज़ का उन्हें बुरा लगा कि मेरी प्रतिष्ठा को, मेरी इज्जत को ठेस पहुंची है, ये सुनकर अगर उसको कम महत्व देते और सच को खोजने की कोशिश करते, जाकर बात करते और पूछने की कोशिश करते कि क्या सच में ऐसा हुआ है, तो उन अंगारों से लेखक झुलस जाते, अपनी कही हुई झूठी बातों में वही फंस जाते और उस प्रदूषण से अवश्य बच गया होता। ये जो पहली बार लेखक ने प्रतिष्ठा की आड़ में झूठ बोलना शुरू किया था, उस बात से वह बच जाते, उनको उसकी सज़ा मिलती और उसके आगे से वह उसे नहीं दोहराते। परंतु बाद में मेरी समझ में आया कि पाप की बहुत छोटी सी शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कितनी और दूसरी शक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं।
परंतु जब ऐसी चीज़ें बोली जाती है तो लेखक के समझ में आया कि जब पाप की बहुत छोटी सी शुरुआत कोई इंसान करता है तो उसके पीछे और कितनी शक्तियाँ जुड़ी होती है। जैसे अगर उन्होंने गलत करने की शुरुआत की थी तो ज़रूरी था कि उनके पिताजी को जाकर सत्य की पहचान करनी चाहिए या फिर मालूम करना चाहिए था कि क्या ये सच है, न कि अपनी प्रतिष्ठा में आकर उसका सच को खोजने का त्याग करके उसी बात को सही मानकर मास्टर जी पर शक करना चाहिए था। परंतु उन्होंने ऐसा ही किया, अपनी प्रतिष्ठा में आकर उस बात को सही समझा और लेखक गलती करने से यहाँ बचे नहीं, उनका झूठ पकड़ा नहीं गया और वह एक निर्दोष इंसान के हक में बहुत ही गलत साबित हुआ। अगले ही दिन जब मुझे पता चला कि गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक हुआ, वे इसी योग्य थे। अब यहाँ देखिए आप, लेखक क्यों के अंदर बुराई का जो प्रवेश हुआ था, जो बुराई उनके अंदर जा चुकी थी, वह उसने उनको इतनी शक्ति दी थी कि उनको जब पता था एक ऐसा इंसान जो मुझे बचा रहा है, मैंने बिना कारण उसी को फंसा दिया और मेरी वजह से उनकी नौकरी भी चली गई, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। फिर भी उनके अंदर की बुराई ने उनको अफसोस महसूस नहीं होने दिया और उनको ये शक्ति दी कि वो खुशी मना सके कि अच्छा हुआ गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया, वे इसी योग्य थे। इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए। इतनी गलत घटना यहाँ पे हो गई बस एक नकल करने के कारण, और अपनी गलती के ऊपर जो सज़ा हमें मिली है उसको स्वीकार न करने के लिए और ये सोचने के लिए कि गलत उन्होंने किया सज़ा देकर। बच्चों, जब कोई गलती करता है और सज़ा मिलती है तो हमें उसको बिल्कुल पॉजिटिवली लेना चाहिए, सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए, सकारात्मक भाव रखना चाहिए कि हाँ, हमने ये गलती की थी और शायद हमारी यह सज़ा है, न कि उसको हमें ऐसे लेना चाहिए नेगेटिवली कि नहीं, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, मुझे तो मिलनी ही नहीं चाहिए थी सज़ा, या फिर ये गलत हुआ, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम उस सज़ा को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं तो हम इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। अगर हम इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तो हमारा विकास वही थम जाता है। तो इसीलिए यहाँ लेखक ने एक गलती कर दी थी कि उनको अपनी सज़ा को पॉजिटिवली लेना चाहिए था और वो बात को उसी जगह छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वह उनके भले के लिए ही था। पर उन्होंने इस चीज़ को गलत ढंग से लिया और एक और गलती कर बैठे जो किसी और की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव कर गई। अब इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए थे। मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया। मैंने सुना कि उन मास्टर जी को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। अब क्या हो गया था, इस घटना को घटे हुए बहुत साल हो गए थे और उन मास्टर जी को बहुत ही स्कूल से निकाला गया था और सुनने में भी यह आया था कि उन शिक्षक को, जो गणित के मास्टर जी थे, उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था जब उनको नौकरी से निकालना पड़ा। उनको नौकरी से निकाल दिया गया लेखक की इस झूठी बात की वजह से। बाद में स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया। मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तब उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया था, क्योंकि वे बड़े ही विद्वान अध्यापक थे। कुछ सालों बाद स्कूल का जो मैनेजमेंट कमेटी थी, वो ट्रस्टी मंडल जो बदल चुका था और लेखक के पिताजी का भी देहांत हुआ था, जिन्होंने शिकायत की थी, और स्कूल के जो मास्टर जी थे गणित के, उनको वापस नौकरी में ले लिया गया था, क्योंकि वे बहुत ही विद्वान अध्यापक थे। जानबूझकर निर्दोष अध्यापक जी के साथ उन दिनों मैंने जो अन्याय किया था वह शायद मुझे याद न आता, पर अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक मातहत व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर मेरी झूठी शिकायत कर दी। मेरे दिल में भयंकर क्षोभ हुआ। तब मुझे वे गणित वाले अध्यापक जी याद आए। अब यहाँ पे जब लेखक गांव में लौटे हैं तब उन्हें गणित के अध्यापक याद भी ना आते, परंतु जो उन्होंने उन निर्दोष अध्यापक जी के साथ किया है वह क्यों याद आया, क्योंकि उनके भी कंपनी में एक कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर एक उनके कलीग ने क्या किया था, उनकी झूठी शिकायत कर दी थी। तो उनके दिल में भी बहुत भयंकर क्षोभ हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ।
तब उन्हें वो गणित के मास्टर जी याद आए, जिनके साथ लेखक ने भी ऐसे ही किया था। हरी बाड़ वाला वह छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया। जब वे अपने गांव लौटे तो उन्होंने अपने मास्टर जी का घर ढूंढने की कोशिश की। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और छप्पर के खपरेल काले पड़ गए थे। अब यह मास्टर जी के घर का वर्णन है जो अभी जिस परिस्थिति में है। तो कैसा है घर? उसकी दीवारों पर काई जमी थी और छप्पर पर खपरेल काले पड़ गए थे। मकान के बंद दरवाजे के सामने मैं कुछ देर तक खड़ा रहा, अंगारों की तरह दहकते उन शब्दों को याद करता जो मुझे कभी का जला चुके होते, पर मैं जला नहीं था। अब जब उनके घर के सामने लेखक खड़े थे तो उनको अपनी बातें याद आ रही थी और जो झूठ उन्होंने बेधड़क अपने पिताजी से कहा था वो सारी बात उनको सामने याद आ रही थी और वे सब उनके अंदर अंतरात्मा को जला ही देते, पर वे अभी उससे जले नहीं थे। अध्यापक जी को उस वक्त कैसा लगा होगा? मेरे बारे में उन्होंने कितनी हल्की धारणा बनाई होगी। मेरे पिताजी ने जब उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था तब उन पर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होगा। अब ये सारी बातें घर के सामने खड़े रहकर लेखक सोच रहे हैं कि अध्यापक जी को कितना बुरा लगा होगा जब ये झूठ मेरा पता चला होगा कि मैंने उनके बारे में ऐसी बात कही है जो कि बिल्कुल गलत थी, और उन्होंने मेरे बारे में कितनी नीचे स्तर की भावना या फिर हल्की भावना धारण की होगी कि ये कैसा लड़का है, कैसा बच्चा है जो अपने शिक्षक के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। और मेरे पिताजी ने जब उन्होंने स्कूल से निकाला होगा तो कैसे कैसे आरोप उन पर लगाए होंगे। लज्जा से मेरा मन आहत हो गया। ये सारी बातें सुनकर लेखक का मन आहत हो गया, बहुत बुरा लगा उनको और बहुत शर्मिंदगी अपने आप पर महसूस हुई ये सब बातें सोचकर। जब मैंने दरवाज़ा खटखटाने को धीरे से हाथ बढ़ाया तो पता चला कि दरवाजे पर ताला लगा है। अब जब लेखक उनके घर के सामने खड़े रहकर ये सब सोच रहे थे और हिम्मत करके उन्होंने सोचा कि दरवाज़ा खटखटाए और हाथ ही आगे बढ़ाया तो देखा कि वहाँ ताला लगा हुआ है। अध्यापक जी यही रहते थे, यह तो मैंने पता लगा लिया था। बाहर गए होंगे। अब लेखक जब यहाँ आए थे तो उन्होंने पता किया था कि अध्यापक जी तो यही रहते हैं। शायद अब उन्होंने सोचा कि वह बाहर गए होंगे और अभी लौट आएंगे। कुछ देर गीली नरम रेत पर चक्कर लगाने के इरादे से मैं समुद्र की ओर निकल गया और लेखक ने क्या किया, सोचा कि अभी बंद है और कुछ देर में आएंगे तो गीली रेत पर वह चले और सैर करे। तो वह समुद्र की ओर निकल गए क्योंकि अध्यापक जी का घर समुद्र तट पर ही था। वही मैंने उन्हें देखा। देखते तो क्या है, उनके वही गणित के अध्यापक जी उनको वहाँ दिखे। वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी। वृद्ध होने के बावजूद वृद्ध न दिखने वाले झुर्रियों रहित उनके चेहरे पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे। उन्होंने अपने शिक्षक को, गणित के अध्यापक जी को देखा और उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर सूरज की धूप पड़ रही थी। वृद्ध मतलब बूढ़े होने के बावजूद बुढ़ापे जैसा चेहरा उनका बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल वे वृद्ध नहीं दिख रहे थे और झुर्रियों रहित चेहरा था उनका, बिल्कुल साफ और तरल, और उनके चेहरे पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे, यानी कि वो कुछ सोचते, कुछ विचार करते चल रहे थे, ऐसे उनके भाव विद्यमान थे उनके चेहरे पर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेखक दिखाई दे रहे हैं और उनके गणित के शिक्षक। तो बच्चों, अब हमने देखा कि किस तरीके से लेखक ने अपने अध्यापक के बारे में एक झूठ बात की थी और उन्होंने बहुत सालों बाद उनको यही बात जब याद आई, जैसा उनके साथ भी वैसा हुआ, उस वजह से तो वे अपने शिक्षक को ढूंढने निकले और इतने सालों बाद उन्होंने अपने शिक्षक को देखा। तो इसके आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, पर इसके अगले भाग में हम देखेंगे कि लेखक ने शिक्षक से क्या बात की और क्या शिक्षक ने लेखक को माफ़ किया या नहीं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसी पाठ को आप पेज नंबर 20 से 23 तक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं आप अगले भाग में, जहाँ पे हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।